नमस्कार। आज हम एक ऐसे इतिहास की परतों को खोलेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है चारण जाति की और हम इसे समझेंगे जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विमर्श की नींव है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी के पूरे योद्धा जाति को इतिहास से जानबूझकर मिटा दिया गया हो? दरअसल सोर्स का तर्क यही है। उनका मानना है कि चारणों के गौरवशाली युद्ध इतिहास को दबाने की, उसे मिटाने की कोशिशें की गईं। क्यों? ताकि दूसरी बड़ी जातियां उनका श्रेय खुद ले सकें। तो आखिर ये चारण थे कौन? चलिए उनकी इस अनोखी दोहरी पहचान को समझते हैं जो हमें सोर्स में मिलती है, कवि भी और योद्धा भी। देखिए, बात शुरू होती है उनके नाम से ही। स्रोत के मुताबिक चारण शब्द अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। ये बना है चा और रण से, मतलब रण की चाह रखने वाला, यानी जिसे जंग की, युद्ध की इच्छा हो। और सबसे दिलचस्प बात यही थी, उनमें ओक नहीं बल्कि दोहरी प्रकृति थी। एक तरफ वो ब्राह्मणों की तरह साहित्य रचते थे, ज्ञान देते थे, तो दूसरी तरफ वो क्षत्रियों की तरह शस्त्र उठाते थे और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जब वो युद्ध में उतरते थे तो उनका रूप ही अलग होता था। सोर्स बताता है कि वो काले कपड़े पहनते थे जो जानवरों के खून या लाल रंग से सने होते थे, दोनों हाथों में हथियार। उनका हुलिया एकदम भयानक और खूंखार बताया गया है। उनके लिए युद्ध में वीर गति पाना मोक्ष पाने जैसा था। अब बात करते हैं उनकी एक ऐसी प्रथा की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, त्राग यानी आत्म बलिदान। लेकिन त्राग जैसी प्रथा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी संस्कृति में युद्ध में हार कर लौटना बहुत बड़े अपमान की बात मानी जाती थी। जीत या मौत, बस यही दो रास्ते थे। तो ये त्राग या तगु था क्या? ये एक तरह की रस्म थी जिसमें अगर हार निश्चित हो या उनकी कोई जिद पूरी न हो तो वो दुश्मन को कोसते हुए, श्राप देते हुए खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते थे और आखिर में अपनी जान भी दे देते थे। तो ये होता कैसे था? देखिए, ये जो त्राग की प्रक्रिया थी वो कुछ ऐसी थी। मान लीजिए हार सामने है या फिर कोई मांग ठुकरा दी गई, तो वो पहले खुद को ही चोट पहुंचाना शुरू कर देते थे, दुश्मन को डराने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए। साथ साथ दुश्मन को श्राप देते और आखिर में सरेंडर करने के अपमान से बचने के लिए अपनी जान तक दे देते थे। इस प्रथा की भयावहता को आप सोर्स की इस एक लाइन से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि ऐसे लोग थे जो जरा सी बात पर पलक झपकते ही अपने शरीर के टुकड़े कर देते थे। अच्छा, ये तो हुआ उनका योद्धा वाला पक्ष। अब आते हैं उनके कवि वाले पक्ष पर। वो अपनी वीर रस की कविताएं एक खास भाषा में लिखते थे जिसे डिंगल कहा जाता था। और जरा इस कविता को देखिए, ये उनकी सोच को दिखाती है। लख अरिया एकर लड़े, समर सुगुड़े ओज। इसका मतलब है कि एक अकेला योद्धा लाखों दुश्मनों से भी उसी जोश से लड़ता है जैसे एक शेर को शिकार के लिए झुंड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सवाल उठता है कि समाज में उनकी जगह क्या थी? यहीं पर बात आती है राजपूत शासकों के साथ उनके बेहद जरूरी और थोड़े उलझे हुए रिश्ते की। देखिए, राजपूतों के लिए चारण सिर्फ कवि नहीं थे, वो उनके गुरु थे। बचपन से ही गीतों और कविताओं से उनमें बहादुरी के संस्कार भरते थे। इतना ही नहीं, वो युद्ध में राजपूत सेनाओं को लीड भी करते थे, यहाँ तक कि चारण महिलाएं भी। और इसीलिए राजपूतों के बीच उनका बहुत मान सम्मान था, उन्हें पूजा जाता था। पर सोर्स के मुताबिक उनकी इसी शोहरत और सम्मान की वजह से दूसरी बड़ी जातियों में जलन पैदा होने लगी और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। इस रिश्ते में दरार पड़ने की एक वजह सोर्स में साफ साफ बताई गई है। वो थीं शादियों में होने वाले झगड़े। जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती थीं तो वो समारोह में रुकावट डाल देते थे और इससे राजपूतों और चारणों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। तो इस रिश्ते के टूटने का नतीजा क्या हुआ? अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां बात उनके पतन और विरासत की होती है। सोर्स राजपूतों के पतन को एक सीधी सीधी कड़ी में जोड़ता है। सबसे पहले राजपूत अपने गुरुओं यानी चारणों से दूर हुए। इसके बाद उनके अंदर के जो योद्धा मूल्य थे वो कमजोर पड़ गए और इसका नतीजा मुगलों जैसी बाहरी ताकतों के सामने उनकी सत्ता चली गई।
यहाँ सोर्स का सबसे बड़ा तर्क ये है कि चारणों के मार्गदर्शन के बिना राजपूत अपने योद्धा धर्म से भटक गए, उनकी वो प्रतिबद्धता कमजोर हो गई, और ये सब हुआ खासकर अंग्रेजों के आने के बाद, जब वो नैतिक दबाव भी हट गया। और ये एक लाइन इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है कि जिस जिंदगी को एक स्वाभिमानी राजपूत मुट्ठी भर धूल से ज्यादा नहीं समझता था, अब वो उसी जिंदगी को यू ओनली लिव वंस की तरह देखने लगा था। सम्मान से ज्यादा जिंदगी प्यारी हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1300 साल। सोर्स का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक, 1300 साल तक भारत विदेशी हमलों का सामना कर पाया। और अगर सनातन धर्म इन सब के बावजूद बचा रहा, तो उसका श्रेय वो चारणों और राजपूतों जैसे समूहों को ही देते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जिस कहानी को समझा, वो चारण जाति को एक ऐसी अहम ताकत के तौर पर पेश करती है जिसके इतिहास को इस सोर्स के मुताबिक जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया गया, उसे भुला दिया गया। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर इतिहास लिखता कौन है? और उससे भी जरूरी सवाल, किसकी कहानियां हमें सुनाई जाती हैं और किसकी कहानियां हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती हैं?